ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं सोनीपत विधानसभा क्षेत्र की। इस विधानसभा से 4 बार कांग्रेस तो 3 बार भारतीय जनता पार्टी भी जीती है। इनेलो का खाता यहां से नहीं खुला है। लगभग 1,70,000 के करीब कुल वोटर यहां पर हैं। ये सीट शहरी सीट है, लेकिन शहर के अलावा इस हलके में 3 गांव भी आते हैं। पंजाबी वोटर यहां सबसे ज्यादा हैं। इसके अलावा जाट और वैश्य समाज का वोटर भी निर्णायक भूमिका रखता है। भारतीय जनता पार्टी की कविता जैन यहां विधायक हैं। एक बार फिर उन्हें भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है, तो इनेलो ने सुरेंद्र पवार को अपना प्रत्याशी बनाया है। जबकि कांग्रेस की तरफ से कई नेता लाइन में थे, लेकिन सबको दरकिनार करते हुए देवराज दीवान को यहां से टिकट दिया गया है। शंभू जी, क्या लगता है आपको सोनीपत की के जो हालात देख, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 3 बार जीती है, तो कांग्रेस भी 4 बार यहां से जीती है, तो उस नजरिए से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। अभी संयोग से लोकसभा सीट भी भाजपा के पास है, और कांग्रेस में जिस तरह से सिर फुटबॉल जारी है, और आज मान लीजिए सबसे लेट उन्होंने सीट डिक्लेयर की है आज, और उसमें खास करके जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, जिसको बहुत ही उम्मीद के साथ पार्टी में अध्यक्ष बनाया गया था, और ये था कि पूरे पार्टी को वो नया पार कराएंगे, और फ्रेश चेहरा था, ईमानदार चेहरा था। अशोक तंवर जी ने मतलब इस्तीफ़ा दिया। हालांकि देर रात अभी तक की जो खबर है उसके हिसाब से लग रहा है कि जो इस्तीफ़ा शायद उनकी मतलब वो मान जाए, लेकिन फिर भी एक कहीं न कहीं इस इस्तीफा से, और अभी तक जो कुमारी शैलजा या राव बीरेंद्र सिंह गए, कुमारी शैलजा ने विरोध किया, पार्टी में रहकर कैप्टन अजय यादव ने हुड्डा का विरोध किया, तो कहीं न कहीं ये लगता है कि जो कांग्रेस के अंदर का जो विरोध है, और जो बाहर के लोग जो विरोध कह रहे हैं कि ये कांग्रेस ना रह करके माननीय हुड्डा कांग्रेस से ये हो गया है, तो उस कलह का जो है निश्चित रूप से मतदाता पे असर पड़ेगा। जो वोटर है वहाँ के, वो इस चीज़ को देखेंगे कि जो हम किनको वोट दें, कौन स्टेबिलिटी दे सकता है, कौन किसकी सरकार है। दूसरा, सोनीपत में एक बड़ा ही इशू है भूमि अधिग्रहण का, जो कि 300 साढ़े 300 आई थिंक एकड़ जमीन हुड्डा सरकार ने भूमि अधिग्रहण किया था, और उसके लिए किसान ने 1 साल तक मुआवजे के लिए आंदोलन किया उसके भूमि अधिग्रहण के विरोध में। तो वो फैक्टर होगा, कहीं न कहीं उनको ये महंगा पड़ेगा, जो कांग्रेस को खास करके, और क्योंकि शहरी वोटर यहाँ पर ज्यादा है, मात्र 3 तो निश्चित रूप से अभी जो स्थिति है उसमें ये जो भूमि अधिग्रहण का इशू है, डेवलपमेंट का इशू है, तो ये इशू जो गवर्नमेंट अभी पावर में है उन्हें ही भुगतना पड़ेगा एंटी इनकम से का। चाहे यही सरकार अगर भाजपा की होती या इनेलो की होती तो उनको भुगतना पड़ता। ये मतलब जो पब्लिक इशूज हैं वो देखती है कि 10 साल में एक सरकार हमारे लिए इतना तक नहीं कर पाई है, जिनको 10 साल मौका मिला है, और आज अगर घोषणा कर रही है या आज अगर कुछ कह रही है, तो इसका मतलब वो नहीं करना चाहती है हमारे साथ, तो वो नहीं बदलाव के लिए सोचेगी। अच्छा, इस सीट पर ये देखा जा रहा है देवराज दीवान, क्योंकि 2 बार आजाद उम्मीदवार के तौर पर जीते, 96 में भी और 2000 में भी, और लेकिन उसके अलावा अनिल ठक्कर जो पिछली बार हार गए थे कांग्रेस की टिकट पर, उनको दरकिनार करते हुए एक आजाद उम्मीदवार जो जीता था, उसको कांग्रेस पार्टी ने अपने पक्ष में लेते हुए टिकट दिया है। इसका कितना असर देखते हैं? देखिए, वो ठीक है, उनका अपना एक वोट बैंक है, लेकिन इस बार जो मुझे लग रहा है कि हरियाणा में जो मूवमेंट है वो बदलाव का है, चाहे वो उसका फायदा भाजपा को मिले या इनेलो को मिले, लेकिन मूड जो है, जो हवा बह रही है, वो बदलाव का है, और कांग्रेस लाख पेतड़े कर ले, उन्हें बहुत फायदा नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। जी विजेंद्र, देखिए, थोड़ी देर पहले भी हमारे भाई कह रहे थे सोनीपत में काफी विकास हुआ, और रोहतक और सोनीपत में भूपेंद्र हुड्डा का कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, सिर्फ लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। एक भाई विकास किया है, मैंने विकास किया है, जो प्रॉपर्टी डीलिंग की है उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा। और मैं प्रदीप जी की बात कहना चाहूँगा, ये कहते हैं भाई हजका का प्रत्याशी होते हुए भी जनता के बीच ना जाकर वो टीवी के सामने बैठा है। देखिए, मैंने बताना चाहूँगा, मैं जो दोनों जिलों में भूपेंद्र हुड्डा ने, सोनीपत में भी यही और रोहतक में भी, उन्होंने क्या है, ये अपनी चौधर कह के एक अपनी दुकान चला रखी है। सभी प्रत्याशी अपने जिले में हल्के में घूम रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पर कोई प्रत्याशी नहीं घूम रहा। वो सिर्फ लास्ट टाइम पे जाएंगे और ये कहेंगे, तो अभी मिला है उनको देखो ना, उनकी चालबाजी, जाके कहेंगे भाई अपना है, भाई अपना सीएम है, भाई अरे चौधर चली जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। और जो लोग हैं वो कहते हैं भाई ये सीएम का भाई है, ये नैनीताल से आया है, ये मेरा नंबर ले लो, और भाई आगे मेरे तो काम पड़ा है। जब वो चुनाव चले जाते हैं तो भाई भी गायब हो जाता है और नंबर भी बंद होते हैं उन लोगों के।
तो वो जो इमोशनली जो ब्लैकमेल कर रहा था वो जनता ने आज देख लिया। जो लोकसभा सोनीपत में कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था उसी का कारण है। और मैं प्रदीप जी को बताना चाहूंगा, एक जनप्रतिनिधि होने के कारण जनता को जो ब्लैकमेल कर रहा है, मूर्ख बना रहा है मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसकी आवाज जो मतलब उस जनता तक पहुंचानी जरूरी है, वो मेरा फर्ज बनता है, इसलिए मैं यहाँ तक। चलिए प्रदीप जी, फिर उन्होंने तो आपके पिछले आरोप का उन्होंने जवाब दे दिया। इसको दरकिनार करते हुए कांग्रेस पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सोनीपत मजबूत स्थिति में रही है और लोकसभा चुनाव भी जीता है आप लोगों ने, क्या लगता है इस बार सोनीपत को अपने कब्जे में? सोनीपत जिले में जितनी भी सीटें हैं उसमें सोनीपत शहर की सीट सबसे अधिक अंतर से हम जीतने वाले हैं। इसमें तो मुझे लगता है कोई चर्चा की आवश्यकता ही नहीं है सोनीपत शहर की सीट पर। चलिए, आपके हिसाब से आप मनोज क्या समझते हैं? क्या क्योंकि भूमि अधिग्रहण का जो मुद्दा वो बता रहे हैं और इससे हमने देखा गन्नौर में भी यही मुद्दा है और राई में भी, इस पूरे क्षेत्र में यही मुद्दा है। जैसे भाई साहब ने कहा भूमि अधिग्रहण का मुद्दा है, लेकिन आप मेरे को एक बात तो बताइए कि अगर कोई विकास कार्य करना है, कोई रोड निकलना है, कोई यूनिवर्सिटी बननी है, कोई हॉर्टिकल्चर की मंडी बननी है, या कोई आपका रेल जो कोच का वो बनना है, फैक्ट्री बननी है, उसके लिए जमीन तो चाहिएगी, नहीं तो कहाँ बनाएंगे वो? फिर उपजाऊ जमीन क्यों? नहीं, जमीन जो है वही तो जमीन चाहिए। में 3-3 फसल होती हो वही जमीन तो उपजाऊ है सारी, ऐसी कोई बात नहीं है, जमीन उपजाऊ है, लेकिन जहां आपने सोनीपत के विकास के लिए जो चीज दी है, जैसे उन्होंने जो रेल कोच फैक्ट्री दी है लास्ट टाइम में, रेल कोच फैक्ट्री जमीन पे ही तो बनेगी। और कितना बड़ा डेवलपमेंट दिया रेल कोच फैक्ट्री देख के सोनीपत में, कितना रोजगार मिला है यहाँ के लोगों को। और भूपेंद्र हुड्डा जी की बहुत बढ़िया सोच रही है। और सोनीपत में सबसे हमारे जो अपने विकास की सबसे मेन चीज होती है शिक्षा। जैसे मैंने पहले ही बताया था राजीव गांधी सिटी के लिए, लेकिन मैं एक और बताता हूं, मुरथल में उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाया है। तो मतलब आपको लगता है कि ये सब जो सोनीपत में कांग्रेस की सीट निकलेगी। और सबसे बड़ा एक बात और बताना चाहूंगा, ऐसा नरम मुख्यमंत्री, ऐसा बढ़िया लोग बाग मुख्यमंत्री को भी जो चेहरा है उनको देख के वोट देते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास ना तो बीजेपी के पास कैप्टन है, ना आज चौटाला साहब के पास कैप्टन है। दोनों पार्टियां बैठी हैं, उनके पास आज की उनकी टीम को चलाने के लिए कैप्टन नहीं है। लेकिन आपके कैप्टन के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। आप नहीं, कैप्टन हमारा बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इतने चलिए वो तो देख जी, आप दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार फिर 100% सोनीपत की सीट निकलेगी। जो शहर के लोग हैं वो भूपेंद्र हुड्डा जी को पसंद कर रहे हैं और भूपेंद्र हुड्डा जी को भी वोट देंगे। ठीक है कैप्टन साहब, सबसे पहले तो इन्होंने लास्ट में जो बात कही है कि बड़े नरम मुख्यमंत्री मंत्री, नरम तो एक जोक भी होती है, वो इतनी नरम होती है, लेकिन जिस जगह वो चिप जाती है ना, वो खून को चूसे बगैर नहीं छोड़ती। और वही नरम जोक ही हमारा मुख्यमंत्री है, जिसने प्रदेश को चूसा है। और चूस चूस के इसने सोनिया गांधी की जेब भरी है, वाड्रा की जेब भरी। और यही कारण है कि आज जो इनका अध्यक्ष है स्टेट का, वो इस्तीफा दे रहा है। क्यों? क्योंकि हर जगह उसने सोनिया उसको भूपेंद्र को सपोर्ट करती है और बाकियों को सबको वो दरकिनार करती है। जहाँ तक मैं आऊँगा सोनीपत विधानसभा के ऊपर, सोनीपत विधानसभा में आज के दिन स्थिति है और जो हमारा कैंडिडेट अब की बार सुरेंद्र पवार हमने जो उतारा है, वो एक ऐसा कैंडिडेट है जिसका समाज के हर तबके के अंदर बहुत बड़ा वर्चस्व भी है, उसके निजी ताल्लुकात भी हैं और सारे के सारे उसको वोट देने के लिए तैयार है। मैं पिछले 15 दिन से उसके कार्यक्रम को मैं देख रहा हूँ और जितने लोग उसके पास आते हैं, जिनके साथ उसका संपर्क है, और हर तबके से, ये नहीं कि किसी एक तबके से, हर एक से। तो मैं ये मान के चलता हूँ, देखो देवराज दीवान कुछ पंजाबी वोट लेगा, अपनी अनीता जैन जो है वो कुछ बढ़िया वोट लेंगी, लेकिन ये एक हमारा कैंडिडेट ऐसा है जो हर कौम के अंदर से पूरी वोट लेगा और यहाँ अब की बार इन लोग खाता खोलेगी। मैं एक चीज, हाँ चलिए एक इनका एक भूमि ठीक एक भूमि अधिग्रहण को लेकर मैं बोलना चाहूंगा
कि हमारे साथी कह रहे थे कि जो जहाँ पे ज़मीन रहेगी वहीं से ली जाएगी। तो मैं हरियाणा का आंकड़ा बताता हूँ कि 47.22 लाख हेक्टेयर एकड़ ज़मीन जो है यहाँ पे पूरे हरियाणा के क्षेत्रफल के हिसाब से है। उसमें से 42 के आसपास लाख के आसपास ज़मीन कृषि उपजाऊ है। सबसे किसी भी हिंदुस्तान का कोई भी राज्य है तो उनके जो कुल भूमि है उसमें सबसे अधिक कृषि भूमि हरियाणा के पास है। तो इनके पास जो एक्सेप्ट 5 लाख एकड़ जमीन है, जो कि हेक्टेयर जमीन जिसमें कि नहीं हो रही है, खेती लायक नहीं है, तो इंडस्ट्री है या कोई भी चीज आप कर रहे हैं तो उस जमीन का क्यों नहीं यूज कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। तो सरकार ने वो नहीं किया है। जितने भी भूमि अधिग्रहण किए हैं कृषि भूमि अधिग्रहण, इसीलिए किसान का आंदोलन है। और मैं एक चीज बताऊंगा कि 10 लाख किसानों पे इस बार उन्होंने चारा देने के लिए लघु अवधि के फसली कर्ज पर ब्याज नहीं लगेगा, इन्होंने घोषणा की है लास्ट टाइम में, जिसमें कि लंबी अवधि के फसली कर्ज चुकाने वालों पर आधा ब्याज देना होगा। दो मतलब घोषणाएं हैं कि शॉर्ट पीरियड के जो डेट हैं उस पे कर्ज माफ, और जो लॉन्ग पीरियड के हैं उसका कर्ज आधा दे। जबकि किसानों को उम्मीद थी, किसान ऑलरेडी भूमि अधिग्रहण की नीतियों से नाराज थे और उनको उम्मीद थी कि कर्ज माफ होगा, और सूखे की स्थिति इस बार चल रही, सभी आप लोगों ने देखा है कि सभी किसान उम्मीद कर रहे थे कि कर्ज माफी की बात होगी। तो किसान इसलिए कर्ज माफी सरकार ने नहीं की है, तो ऑलरेडी उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, किसान नाराज है। तो कांग्रेस के लिए ये दूसरी बात हो सकता हाँ, है, दूसरी बात जो कांग्रेस लगातार कर रही है कि हमारे पास चेहरा है, यानी कि हुड्डा जी का चेहरा है। तो सब याद करें कि 2005 में जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तो कोई चेहरा नहीं था, कोई कैंडिडेट नहीं था उस समय में, और हुड्डा जी सीएम बने थे, ठीक। उसी तरह से कोई दूसरी पार्टी है उसके पास चेहरा है या नहीं है, वो बात ये फर्क मायने रखती नहीं है। और लोगों ने इस 10 साल में हाँ। हुड्डा जी के कामकाज को अच्छी तरह से देखा है, परखा है, तो अब आकलन करने का मौका भी है लोगों के पास। तो लोग कि वो चेहरा क्या था, जिसको अच्छा लगा काम वो तो वोट देगा, जिसको नहीं लगा जिसको ऑलरेडी जो नहीं लगने वाला संख्या ज्यादा है। अगली विधानसभा के अलावा बारे एक चीज और है सोनीपत में कि वहां पर कॉलोनाइजर्स को डेवलप किया गया है। बात होती है कि विकास किया जा रहा है, लेकिन यही मुद्दा राय में सिटी, हाँ ये मुद्दा राय में भटनागर साहब, बिल्कुल यही मुद्दा राय में। एक सबसे बड़ा पॉइंट मैं बताऊंगा, चलिए भूमि अधिग्रहण के बारे में। एक SCZ की स्कीम चलाई गई, और SCZ की स्कीम के तहत गुड़गांव से लेकर झज्जर तक 18,000 वो एकड़ जमीन अंबानी जी को दी गई, और इस बात का वायदा किया गया कि इसके अंदर इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी, उसके सारे टैक्स माफ किए गए, उसकी रजिस्ट्री के पैसे माफ किए गए, और उसके अंदर आज भी अगर आप गुड़गांव से जज रहे हैं तो वापस लेने की बात हो गई। उसके अंदर आपके और एम्प्लॉयमेंट दी और आप लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को दी जाएगी, सरकार को घाटा हुआ। तो उस जमीन को 22 लाख वापस दे रहे हैं। चलिए अगली विधानसभा के बारे में बात करें। चलिए कैप्टन साहब उसको इजाजत दे दी है कि वो वहां पर कॉलोनी डेवलप करे। चलिए ये मुद्दा किसानों को वापस की जानी चाहिए। चलिए ये मुद्दा विधानसभा में कैप्टन साहब कैप्टन साहब जो इंडस्ट्री लगाएंगे तो वापस कर रहे हो। ठीक है, अब अगली विधानसभा के बारे में बात करते हैं। नहीं ठीक है, आपकी बात नहीं कैप्टन साहब, आपकी बात में बिल्कुल जायज, मैं मानता हूं, लेकिन समय आगे इजाजत नहीं दे रहा है कैप्टन साहब। मुझे आगे बढ़ना होगा कैप्टन साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं और राय विधानसभा के बारे में बात करते हैं। राय विधानसभा सीट जाट बहुल क्षेत्र है, लगभग 1.5 लाख वोटर यहां पर हैं। सदा से ही लहर में बहती आई है ये सीट। राज्य में जिस पार्टी की लहर हो उसी को वोट देता है यहाँ का वोटर। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 के आसपास सिमटा ये विधानसभा क्षेत्र दिल्ली NCR की प्रमुख रिहायशी कॉलोनी है। ये क्षेत्र पहले सब्जी और फूलों का प्रमुख उत्पादक था, लेकिन अब इसकी पहचान कॉलोनाइजर्स के रूप में बन चुकी है। कांग्रेस के जयतीर्थ दहिया यहां से विधायक हैं और एक बार फिर कांग्रेस का टिकट पाकर चुनावी मैदान में है। इनेलो ने इंद्रजीत दहिया को अपना उम्मीदवार यहां से बनाया है, तो भाजपा ने कांग्रेस छोड़कर आई कृष्णा गहलावत को टिकट दिया है, जो पहले कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रही है। यहां भी मुकाबला कांटे का देखने को मिल रहा है। हवीपा सरकार में, माफ कीजिएगा, हरियाणा विकास पार्टी की सरकार में वो मंत्री रही। क्या लगता है आपको शंभू जी, इस विधानसभा, क्योंकि वही मुद्दा यहाँ पर है जमीन अधिग्रहण को लेकर के, सबसे बड़ा मुद्दा जो कि राजीव गांधी एजुकेशन सिटी जो बनी थी उसके बारे में यहाँ पे निश्चित रूप से देखिए फिर वही बात आती है, फिर यहाँ पे डेवलपमेंट की बात होगी, चीज़ों की बात होगी, गवर्नमेंट का आकलन होगा कि सरकार ने 10 साल में क्या किया पब्लिक के लिए, फिर वही चीज़ पूरे हम हर विधानसभा की बात करें। यहाँ पे जो खास बात है
वो जो देखने में मिलती है कि विकास बनाम जो पिछड़ापन है उसकी जो लड़ाई है। और कोलोनाइजर्स, देखिए कोलोनाइजर्स के इशू जहां भी पूरा स्टेट में रहा है, जिस भी क्षेत्र में रहा है, वो एक बड़ा इशू बनकर उभरा है। और जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि किसी न किसी रूप में पब्लिक वहां पे। और सोनीपत पूरे, जब मैं देखता हूं पूरे इलाके को देखता हूं, जैसे राई को देखता हूं, तो निश्चित रूप से इनेलो का वहां पे स्ट्रॉन्ग अभी नहीं लग रही है। अभी के पोजीशन में बीजेपी और कांग्रेस के बीच फाइट रहती है और कांग्रेस की स्थिति कमजोर है अभी, इसका फायदा शायद बीजेपी को मिले, इसका बीजेपी को फायदा मिल सकता है। लेकिन लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ था उसके अंदर बहुत ही जयतीरथ जी और इंद्रजीत आइनरडी के जो थे बहुत ही एक क्लोज मार्जिन उनमें रहा और लगभग 4600 के वोटों के अंतर से ही उनकी हार जीत हुई थी। और जो इस समय कांग्रेस की एंटी लहर चल रही है उस पूरी बेल्ट के अंदर, तो उसका बेनिफिट इस टाइम इनेलो को मिल सकता है, क्योंकि वहां पर जाट बहुल्य वोट है और जाट वोट जो है वो डिवीजन होगा। उसके अलावा जो बैलेंस वोट रह जाएगा वो निर्णायक सिद्ध होगा इस राय सीट के लिए। तो वो बैलेंस जो वोट कृष्णा गहलोत जी है, वो कृष्णा गहलोत जी के भारतीय जनता पार्टी के पास जा सकता है वो, ऐसा लग रहा है। क्या कांग्रेस विरोधी लहर उसी क्षेत्र में जहां पर मुख्यमंत्री का प्रभाव सबसे ज्यादा है? नहीं, कांग्रेस विरोधी लहर हम नहीं कह सकते। कांग्रेस की तो राई में उन्होंने तो काफी काम किया है, जैसे आपने पहले भी बताया कि राजीव गांधी खेल सिटी है ना, वो एजुकेशन सिटी है, और राई को उन्होंने सब तहसील का दर्जा भी दिया है। हाँ, ये भी एक काम इससे पहले भी मुख्यमंत्री रहे, किसी ने इस बारे में, तहसील के बारे में, उप तहसील के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा, और ना ही इतनी गहरी सोच से, क्योंकि हमारा अगर बच्चा पढ़ता है तो हमारा देश भी, हमारा मतलब स्टेट भी, हमारा देश भी डेवलप होगा। और हमारे बच्चे को, जैसे वहाँ IIT का जो एक्सटेंशन जो सेंटर खुला है वहाँ, हमारे बच्चे को कहीं बाहर जाके पढ़ना पड़ता था, और अब हमारा बच्चा यहीं की यहीं पढ़ पाएगा, और पढ़ पाएगा तो देश बढ़िया होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। पहले भी मैंने जैसे कहा था। और राय विधानसभा में कांग्रेस का प्रत्याशी, जो पहले भी कांग्रेस का प्रत्याशी था, अब भी कांग्रेस का प्रत्याशी ही जीतेगा। जो ये कह रहे हैं, मैं आऊंगा आपके पास। प्रदीप जी, एक बार फिर से दूसरे दल से आए हुए कैंडिडेट को टिकट दिया गया यहाँ पर। हाँ, निश्चित तौर पे दिया गया है। कृष्णा गहलोत कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता रही हैं। उससे पहले हरियाणा विकास पार्टी में हमारे सहयोग से वो मंत्री बनी हैं। हाँ। और उनके आने से भारतीय जनता पार्टी का उस क्षेत्र में जीतने की संभावना न केवल बढ़ी है बल्कि प्रबल हुई है। आप किसी भी स्वतंत्र विश्लेषक से चर्चा करा लीजिए, वहाँ का असेसमेंट करा लीजिए, आज कृष्णा गहलोत सब प्रत्याशियों से काफी आगे चल रही है। उसके अनेक कारण है, उनका अपना व्यक्तित्व है, उनका अपना नेटवर्क है, प्लस में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन और नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व, सब मिलकर के आज राई का जो क्षेत्र कुल मिलाकर NCR का हिस्सा है। सोनीपत शहर, राई के अधिकतर लोग दिल्ली से सीधा जुड़े हुए हैं, तो दिल्ली की हर घटना का फर्क वैसे तो पूरे देश में पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, लेकिन राई, गन्नौर, सोनीपत, इस आसपास के इलाकों में सबसे अधिक पड़ता है। उसके आधार पर मैं विश्वास से कह सकता हूं कि इस बार इनेलो और कांग्रेस पिछड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी आगे। मुद्दे क्या रहेंगे भाजपा के इस क्षेत्र में? पूरे हरियाणा का सर्वांगीण विकास, क्षेत्रवाद के खिलाफ हमारा एक आंदोलन चलने वाला है। ये हमारा कुल मिला के चुनाव अभियान ही क्षेत्रवाद के खिलाफ है। यही क्षेत्र क्यों अपनी चौधर को गंवाना? ये क्षेत्र किसकी चौधर? ये क्षेत्र माफिया की चौधर, एक परिवार की चौधर, परिवार के अंदर 2-3 लोगों की चौधर। किसी की चौधर का नाम है? चौधर के नाम पर नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, जो दिल्ली से जो नजदीक जो क्षेत्र रहा उनकी बात कर रहे हैं, तो दिल्ली में इतना अगर ज्यादा प्रभाव है तो चुनाव से क्यों डर रहे हैं? दिल्ली में जो विधानसभा के जो पीछे जो सिस्टम चल रहा है, तो वहां बीजेपी अपने चुनाव से क्यों डर रही है? अगर उनका नरेंद्र मोदी जी का अगर व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, तो जो बाई इलेक्शन हुए हैं उनमें नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व कहां गया? अच्छा, आपको लगता है जो बाई इलेक्शन में जो नतीजा रहा वो उसी तरीके से भाजपा को यहाँ भी मुंह की खानी पड़ेगी? बिल्कुल खानी पड़ेगी मुंह की, यहाँ नहीं, दिल्ली में भी खानी पड़ेगी। चलिए देखते हैं, ये भी एक मैं रहने का अधिकार है, इससे मैं नहीं रोक सकता। हाँ, चलिए, ये खुशफहमी कितनी है, जायज है? आप समझो, सत्ता विरोधी लहर है, लोग बदलाव चाहते हैं, इस बात को सब लोग मानते हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, फटाफट फिर कैप्टन साहब, मैं एक बार ये आप बोलिए जल्दी। इससे पहले चौटाला जी की सरकार रही है, भूपेंद्र हुड्डा जी से पहले,
और मैं एक छोटी सी नीचे से बात कहूंगा, जो गाड़ी टैक्सी में चलाता है, जो गाड़ी सवारी में चलाता है, वो एक करोड़पति या कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। चौटाला की गवर्नमेंट रही है, ओम प्रकाश चौटाला जी की गवर्नमेंट रही है, उन्होंने उन गाड़ी वालों को, उन गरीब आदमियों को इतना सताया है। वो तो कैप्टन साहब भी उस टाइम एमपी थे, वो इनसे पूछ सकते हैं, आप आमने सामने बैठे हैं कैप्टन साहब हैं, और रैलियों में 3-3 दिन पहले गाड़ियां बंद कर देते हैं। हमने तो सुनी नहीं। 3-3 दिन पहले आप इनसे नहीं, किसी से भी पूछ सकते हैं। चलिए वो उनसे पूछ ही लेते हैं, पूछ ही लेते हैं उनसे। पत्रकार भी बैठे हैं, हाँ, और पूछ ही 3-3 लेते हैं, दिन पहले बंद कर देते थे। लेकिन अब भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार में उनको कमाने का मौका मिला है, क्योंकि वे गरीब आदमी है, कोई ज्यादा पैसे वाला तो नहीं है। और अगर हम करें बीजेपी की बात, अगर हम अभी हाल ही में केंद्र में भी सरकार आई है और राजस्थान में भी सरकार आई है बीजेपी की, और बाई इलेक्शन में 4 में से 3 सीट कांग्रेस की आई है। आप राजस्थान वालों से पूछो, बीजेपी ने इतना बुरा हाल कर दिया वहां कि वहां के लोग इतनी जल्दी परेशान हो गए। ऐसे सेंटर में मोदी जी से की बात कर रहे हैं हम, कि जो सेंटर में जो उन्होंने जो फटाफट जो काम किया है, वो इंजेक्शन की बात कर रहे हैं। ऐसा है, जिस वक्त हम किसी भी चैनल पर विचार विमर्श करने आते हैं तो हर एक पार्टी का प्रतिनिधि इस बात को लेकर चलता है, चाहे वो झूठ हो चाहे सच हो, कि अपनी पार्टी की वो छवि को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहता है। लेकिन जब असलियत, जहाँ तक राय हल्के का ताल्लुक है, वहाँ कांग्रेस के एमएलए रहे जय तीरथ सिंह, और मैं वहाँ का प्रभारी रहा हूँ। जिस वक्त यहाँ पर बिजली की बहुत भारी किल्लत थी, उस वक्त मैं उन लोगों के साथ जय तीर्थ के पास गया, और उन लोगों ने ये, वहाँ के राय के लोगों ने उनसे बात की कि जी ऐसा कर दो, रात रात को बिजली दे दो ताकि हमें मच्छर न खाएं। मेरे सामने की बात बता रहा हूँ। तो मालूम जय तीर्थ का क्या जवाब था? चारपाई पे बैठे बैठे जैसे सो रहा है, और ये सीधा कह दिया, अरे भाई बिजली में कहाँ से ले आऊं, तुम तो एक काम किया करो, 2 घूंट शराब पी दिया करो, आप सो जाओगे, मच्छर आपको काटेंगे, मच्छर भी सो जाएंगे। तो उसमें ये सुनो, ये बात राय के अंदर ये बात सारी जगह प्रचलित है। और फिर एक आदमी मेरे बराबर में खड़ा, तो ये उनकी व्यक्तित्व की को खराब करने वाली। मैं ये कह रहा हूँ कि उसका काम करने की कोई इच्छा ही नहीं थी। कितने एजिटेशन हुए भूमि अधिग्रहण के लिए, कितना जोर लगाया लोगों ने कि जय तीर्थ आप आगे आओ और हमें बचाओ, लेकिन वो किसी के साथ नहीं हुआ। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का ताल्लुक है, देखिए ये पैसे का खेल है, और जहाँ तक उस कैंडिडेट की बात है, वो पैसे के खेल से खेलती है, वोट का आधार उसके पास है ही नहीं। इसलिए पिछली बार बहुत थोड़ी वोटों से हमारा कैंडिडेट रह गया था, अब की बार इंद्रजीत हर हालत में वहां से बहुत मतों से जीत गया। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी पैसे वाला है, इस बात का भ्रम पूरी इनेलो और कांग्रेस को रहा करता है। ये तो पैसे को हाथ से भी नहीं छूते हैं, इनका तो पैसे से कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान में कांग्रेस और इनेलो के नेता बिल्कुल गरीब हैं, सड़कों पर सोते हैं, रात को इनको मच्छर काटते रहते हैं, बिजली इनके घर में नहीं है, एसी का तो खैर मतलब ही नहीं है। क्या पैसा होना किसी के पास उसका व्यक्तिगत कोई अपराध है क्या? चलिए ये बात आगे होना तो अपराध नहीं है, बांटना तो अपराध है। पैसा किसके पास कितना है? पैसा किसके पास कितना है? नहीं, जैसा कैप्टन साहब ने कहा है, बात पूछना चाहता हूँ, ये बहुत गंभीर आरोप है। लेकिन कृष्णा गहलोत नहीं इसमें राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है। टिकट खरीदना अपराध है। हाँ, ये हम नहीं कह रहे, ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं। ये भी बात ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि टिकट खरीदी गई है। इस मुद्दे पर इकट्ठा इसलिए है, कृष्णा गहलोत बहुत पुराने समय से राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अनेक उसने चुनाव लड़े हैं, अनेक बार जीती है, सरकारों में मंत्री रही है, लोगों की समस्याओं से 2-4 हमेशा होती रही है, उनका समाधान करने के लिए सड़कों पर संघर्ष करती रही है। ठीक है, और चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में, डॉक्टर मंगल सेन के नेतृत्व में, चौधरी बंसीलाल के नेतृत्व में कितनी लड़ाई लड़ी, उसका मैं भी हिस्सेदार रहा हूं। आज ये कह देना कि उसको टिकट मिल गई तो पैसे के आधार पर मिल गई, ये किसी भी ये जनता डिसाइड करेगी कि क्या ये जनता तय करने वाली है कि कृष्णा गहलोत निश्चित तौर पे विधायक बनने वाले। विजेंद्र मैं आऊंगा, लेकिन खरखोदा के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं क्योंकि समय आगे कम रह रहा है। खरखोदा विधानसभा के बारे में बात करते हैं। ये विधानसभा क्षेत्र 1972 तक आरक्षित रहा,
तब से 2005 तक सामान्य रहा और 2005 के बाद से इसका नाम 2005 तक इसका नाम रोहट था। 2009 के परिसीमन के बाद इसे फिर से आरक्षित कर दिया गया और नाम पड़ा खरखोदा। 2009 के चुनाव में कांग्रेस के जयवीर वाल्मीकि इनेलो के राजू को हराकर यहां से विधायक बने। लगभग 1,40,000 के करीब वोटर यहां पर हैं और इस क्षेत्र में मुकाबला टक्कर का है। खरखोदा से इनेलो ने अनीता खांडा को टिकट दिया है, भाजपा ने डॉक्टर कुलदीप काकरान को, तो कांग्रेस ने वर्तमान विधायक जयवीर वाल्मीकि को टिकट दिया है। विजेंद्र, आपकी पार्टी से क्योंकि अभी तक कोई उम्मीदवार नहीं आया, यहाँ पर क्या स्टैंड रहेगा बहुत कम समय में, संक्षेप में एकदम? देखिए, अभी तो विनोद शर्मा जी और हमारे पार्टी सुप्रीमो चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, वही बात आती है कि अभी देखते हो कौन से के हिस्से में आती है। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हो रही थी भाई, मुख्यमंत्री ने एक एजुकेशन सिटी बनाई है सोनीपत। अच्छा, अब तो राय की बात, अब खरखोदा की बात कर लेते हैं। खरखोदा की बात तो शिक्षा की बात आती है, जहाँ तक शिक्षा की बात मुख्यमंत्री जी कहते हैं भाई हरियाणा को, प्रदेश को शिक्षा में नंबर 1 बनाया है। जितने नर्सिंग कॉलेज खुले हैं नए, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं, यूनिवर्सिटियां बनाई है नई नई, लेकिन जो सरकारी स्कूल है उनमें क्या किया है? जो पिछला जो परिणाम है, चुनाव शिक्षा का परिणाम है, वो सतर गिरता जा रहा है। क्या जो हमारे बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे पढ़ने जाते हैं, देखिए फटाफट से छोटे चलिए वो सड़े गले गेहूं, उसका जो अनाज वो पिस के खाते हैं, उस पे मजबूर है वो, उनको पीने का पानी स्कूलों में उपलब्ध नहीं होता। तो मुख्यमंत्री जो नई नई यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं, वहां उनको कमीशन मिलता है, उसके नाम पे अपनी दुकानदारी चलाई हुई है। जयवीर वाल्मीकि को एक बार फिर टिकट दिया है। पिछले दिनों जब रैली हुई थी खरखोदा में, कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया था, मंच पे बोलने नहीं दिया था, फिर किस तरीके से विश्वास जताया पार्टी ने? नहीं, पार्टी ने विश्वास जताया है जयवीर वाल्मीकि, और जयवीर वाल्मीकि अब की बार फिर से वहां से विधायक बने। लेकिन कार्यकर्ता ही अपना गुस्सा दिखा रहे थे मंच पर, उनको बोलने नहीं दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, किसी बात पे हो सकता है कोई कार्यकर्ता नाराज हो, लेकिन जयवीर वाल्मीकि जी का भी अपना प्रभाव है और वहां खरखोदा सीट पे मैंने जैसे पहले भी कहा था, दीपेंद्र हुड्डा जी का प्रभाव भी है। अच्छा, एक चीज और खास यहाँ पर है, और क्योंकि मुख्यमंत्री जी की ससुराल वहीं पर है, एक तो ये खास बात। दूसरी खास बात ये, खरखोदा में जब रैली हुई थी तो पानी इतना भरा हुआ था, खुद मुख्यमंत्री भी देखकर चौंक गए थे। और दूसरी बात, विधायक के प्रति लोग, कार्यकर्ताओं ने हुटिंग कर दी, तो ये सारा नेगेटिव जा रहा है। नहीं, कार्यकर्ता हुटिंग नहीं करता कभी भी। ये 5-4 आदमी दूसरी पार्टी के आके हो सकता है हुटिंग करवा जाए, ऐसा तो आपने अक्सर देखा होगा, कोई ऐसी बात नहीं है पहले भी। और बाकी वहां जो जयवीर वाल्मीकि जी हैं, वो उनका प्रभाव के साथ साथ सीधा प्रभाव दीपेंद्र हुड्डा जी का भी है। चलिए, क्योंकि मैं एक बात लेता हूँ, जहाँ तक जयवीर वाल्मीकि का ताल्लुक है, उनकी छवि हल्के के अंदर ये रही है कि बगैर पैसे लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। एक बार फिर आरोप पैसे मैं आरोप लगा रहा हूँ, अब आप सीधा लगा रहा हूँ, सुनो, और आप इस हल्के ये उनके ऊपर आरोप लगता रहा है, कोई और उसने काम किया नहीं है। जहां तक जमीन का अधिग्रहण का मामला है, कुंडल, गढ़ी, सैदपुर और खरखोदे के आसपास के इलाके में जो IMT के नाम से जो जमीन अधिग्रहण की है, उसके अंदर कोई भी इतनी भी कोई इंडस्ट्री आई हो तो बता दो। डॉक्टर भारतीय जनता पार्टी के कैप्टन साहब, समय इजाजत, मैं माफी चाहूंगा, समय इजाजत नहीं दे रहा है। फटाफट 10 सेकंड में आप अपनी बात रखिए। आज चर्चा में आने वाली चारों सीट पर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है। खरखोदा आरक्षित सीट पर भी पार्टी का प्रत्याशी निश्चित तौर पे जीतेगा। जानता ही नहीं कोई जीतेगा है वो। चलिए देखते हैं। आप जानते हैं, आपके प्रत्याशी को जानता है, आपके प्रत्याशियों के बारे में चलिए आप पता चल गया। चलिए समय नहीं प्रदीप जी, समय नहीं। हमारे जो मुख्य प्रत्याशी विरोध में है, उनके बारे में जनता सब कुछ जानती है कि उनका चरित्र कैसा है, उनका जीवन कैसा है, उनकी पॉलिटिकल लाइफ कैसी है। हमारा प्रत्याशी नया है, लेकिन उसके संघर्ष की कहानी पूरा इलाका जानता है। यहाँ पे खरखोदा में भी जमीन अधिग्रहण का मामला रहा है, जैसा कह रहे थे, वो इशू रहा है वहाँ पे। हुड्डा जी का प्रभाव और वाल्मीकि जी के खिलाफ वहाँ पे आक्रोश है, और हुड्डा जी का जो अपना प्रभाव है वो ज्यादा वहाँ पे उस तरह से नहीं रहा। ससुराल है उनका, ठीक है, लेकिन उनके खिलाफ ही पूरे स्टेट में एक आक्रोश है। तो निश्चित रूप से इसका फायदा, जो बदलाव की जो बात है, इसका फायदा मान लीजिए इनेलो या भाजपा ले सकती है, लेकिन इनेलो के पक्ष में निगेटिव पॉइंट क्या है कि उसकी छवि उसी तरह की है जैसे उत्तर प्रदेश में सपा सरकार या बिहार में लालू यादव सरकार की रही है, कि इन पे भी ग्रामीण इलाकों में भेदभाव, शहरी इलाकों में भेदभाव के आरोप लगते रहे हैं, जंगल राज का आरोप लगता रहा है। तो वो एक चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से इस लोकसभा की हमने बात की, सोनीपत लोकसभा की सभी विधानसभाओं के बारे में
हमने बात की है। बदलाव की जो बात हो रही है, हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है या नहीं चाहती है, ये तो खैर चुनाव ही बताएगा, लेकिन मुद्दे क्या बनने वाले हैं, एक तो रोहतक और एक पूरा क्षेत्र ये और पूरा हरियाणा, इन दोनों के बीच में ये चुनाव होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ सारे नेता, जितने बड़े नेता हैं, साथ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ पहले छोड़ गए और कुछ अब छोड़ने जा रहे हैं, या फिर संकेत ऐसे दे रहे हैं। तो देखना होगा आने वाले चुनाव में क्या कुछ परिस्थितियां बनती है, क्या समीकरण बनते हैं, उनका नतीजा क्या निकलता है 19 अक्टूबर को। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।